आज के दिन ही बहुत मसाइल खड़े हुए हैं। अच्छा, ये किसने बोला था मीटिंग एंड कर दे? फिर मैं तो नहीं करवाऊंगी, ये सारा कुछ आप खुद करेंगे। बोले फिर। यहाँ पर नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कभी आती है कभी चली जाती है, और ये आज के दिन ही हुआ है। मेरे बच्चे आए ना आज, इसलिए। क्यों नहीं ओपन हो रहा? Who is Sakina Said of your camera? Okay, we were here. टाइपिंग स्किल्स को मैं खुद से बताती हूँ, काफी देर भी हो गई है। Documents, emails, your articles, your blogs, everything demands writing skill. Everything. How? Again and again that you read the content on the web, you read the content, you should know about the grammar. Again and again, grammar, reading ability और communication, the main three things you should know. और यही सब चीजें हमारे पास आगे सारी उसकी टाइप्स में रिलेट करेंगी। नीचे हमारे पास गिवन है प्रोफेशनल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, जो कि बहुत कम्प्लेक्स राइटिंग है। इसमें आपको एक सिंपल वर्ड्स नहीं यूज करने होते रीडर को इम्प्रेस करने के लिए। ये मेनली हमारे पास बैंक्स में इनकी डिमांड होती है, जहाँ पर आपको अपनी रीडिंग और अपनी ग्रामेटिकल जो स्किल्स है उनको परफॉर्म करना होता है। दैट इज अ राइटिंग स्किल अगेन एंड अगेन रफ राइटिंग से, रीडिंग से और ग्रामेटिकल को समझने से आती है। Then steps for writing skills: rewriting, drafting, revising, editing. यहाँ पर कोई है जो आर्टिकल राइटिंग करता है? कोई नहीं है ऐसा? मैम मैंने उर्दू में कुछ आर्टिकल लिखे थे। अच्छा, उसको पहले स्टार्ट से खुद लिख दिया था या पहले रफ लिखा था? नहीं मैम, पहले रफ वैसे आर्टिकल लिखते थे, उसके बाद दोबारा रीडिंग करके जो भी उसमें गलतियां वगैरह होती थी प्रिंटिंग्स करके। हाँ, तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। फ्री राइटिंग के लिखने से पहले, कुछ भी पब्लिश होने से पहले, आप उन चीज़ों को एक रफ पेज पर जो है वो पुट करते हैं। यहाँ पर जैसे आ रहा है कि आप मैंने भी आर्टिकल्स राइट किए थे। पब्लिश करवाए कभी? मैम पब्लिश नहीं किया, मैं वेबसाइट पे एक वेबसाइट से उनके लिए मैं काम करती हूँ। हमारे पास कंटेंट राइटिंग मौजूद है। वाओ, गुड। तो फिर आपको, आप दोनों को ये बात बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, और कहीं मैं गलत हूँ तो मुझे भी जरूर बता दीजिएगा कि कुछ भी पब्लिश करने से पहले या कुछ भी उसकी राइटिंग को एक प्रूफ रीडिंग देने से पहले अपनी जो थॉट्स होते हैं वो आप एक रफली राइट करते हैं या टेक्स्ट की फॉर्म में राइट करते हैं या ऑन द पेज राइट करते हैं, वो आपकी मर्जी होती है।
with lots of grammatical mistakes और spelling mistakes, जो बस जहन में आ रहा है आप उसको लिखते जाते हैं। मैम जी मैम मैंने आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट करनी थी, लेकिन ना मुझे आइडिया नहीं था। एक रिव्यू आर्टिकल होता है और एक रिसर्च आर्टिकल होता है, तो उसके रिव्यू आर्टिकल के लिए कंटेंट चाहिए होता है बुक्स वगैरह से या नेट से, तो इसका मुझे आइडिया नहीं था कि पहले कैसे स्टार्ट करना है और फिर पब्लिश कैसे करवाना है। अभी इन प्रोसेस में आपको पता चलेगा ना, ये जो 4 स्टेप्स मैंने डिस्कस करने हैं अभी, फिर आपको पता चल जाएगा। यस मैम, इसीलिए तो ये कोर्स कर रही हूँ। स्टार्टिंग वाली क्लास बहुत बोरिंग लगेगी क्योंकि ये इंट्रो है। इंट्रो में आपको इतना, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हमें पता है सारा कुछ, अभी मुझे वही कह रहे हैं कि क्लास खत्म कर दें। आगे जो आपके पास टाइप्स आएंगे उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे भी बहुत नींद आती थी जो हमारी पहली वाली क्लास में होती थी। खैर कोई बात नहीं, इंसान है ना हम। अच्छा, ओके मैम। अब यहाँ पर देख रहे थे प्री राइटिंग को, कि आप लिखने से पहले, कुछ भी पब्लिश करने से पहले उसको रफली राइट करते हैं विद उसकी बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इवन हमें समझ ही नहीं आ रही होती, ये जो जहन में आ रहा है बस उसको लिख देते हैं। ठीक है, कि बाद में हम इसको जो है वो नीट करेंगे। ये है राइटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप, प्री राइटिंग। उसके बाद वहाँ यहाँ पर नीचे आपको पॉइंट नजर आ रहा होगा, इट इंक्लूड्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्चिंग, डिसाइडिंग ऑन द टॉपिक एंड प्लानिंग। एक फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है ड्रग्स का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है। ड्रग्स का आपको बस एक, आपने एक गलत चीज देखी है, आपने एक सीन देखे और आपका दिल चाह रहा है कि आप इस पर लिखें, तो फर्स्टली आप सिर्फ अपने माइंड को, जो आपके माइंड में चीजें आ रही हैं, जो वर्ड्स, जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, आप उसको लिखते हैं। देन उसके बाद जब आप उसको ड्राफ्टिंग में लेकर जाते हैं कि आप दोबारा से देखते हैं, एक चीज आपके जहन में आ गई है, यहाँ पर माइंड शार्प हो गया है कि यहाँ पर अब बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, ये आपके थॉट्स हैं जो कि आप वेब पर अपलोड करते हैं, और यही कंटेंट राइटिंग है। उसके बाद ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या आ जाता है कि जो भी प्री राइटिंग में आपने रफली पेज पर लिखा है, आपने एक बार डॉक्यूमेंट बनाया या एक टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा है, फ्रेंड को सेंड कर दिया, आप उसको दोबारा रीड करते हैं कि अब मैंने क्या गलती की है। उस टाइम जो एक सीन था वो मैंने एक यहाँ पर अपने वर्ड में तो लिख दिया है, लेकिन अब मैं इसको ठीक कैसे करूँ, दैट इज द ड्राफ्टिंग। एक रफ पेज को आप दोबारा से क्रिएट करते हैं कि अब इसमें यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग कर लें। गेटिंग। फिर उसके बाद आ जाता है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग और प्रूफ रीडिंग सेम थिंग। यहाँ पर आप चेक करते हैं कि आपकी कहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। अब एक चीज है, एक सेंटेंस है जो आपने पूरा कंप्लीट करना है, अगर उर्दू में लिख रहे हैं या आप इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, तो आगे आपने लास्ट वर्ड नहीं लिखा है, लास्ट सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है मेन आपने वो नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट या डैट। तो यहाँ पर ये होती है प्रूफ रीडिंग, कि अब आपको सोचना है कि यहाँ इट आएगा या डैट आएगा, तो इसके लिए ग्रामर का होना लाजमी है। सी द पॉइंट, लुकिंग एट द लैंग्वेज फॉर्मेटिंग एंड द स्टाइल। जो आप लिख रहे हैं, जो आप उसको, जो भी आपने एक फॉर्मेट बनाना है, आप उसको किस तरीके से बनाएंगे। आपने टेक्स्ट के फॉर्म में या पेज के फॉर्म में लिख तो लिया है, देन यू कन्वर्ट इन द पैराग्राफ, उसको स्टाइल देते हैं, हेडिंग्स बनाते हैं। किसी मेन चीज को आपने हाईलाइट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल डेट है 19 ईयर है 1975, आप उसको हाईलाइट करते हैं, दैट इज द प्रूफ रीडिंग। एक्यूरेसी आप जो है वो मेक श्योर करते हैं कि अब ये ठीक है कि नहीं। उसके बाद एडिटिंग। एडिटिंग में आपके पास ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ जाती हैं, आप उनको चेक करते हैं, और एडिटिंग के लिए मेन टूल हम पढ़ेंगे यहाँ पर एसईओ में, ग्रामरली। मैं उसी को यूज करती हूँ और मैं आप लोगों को भी यही प्रेफर करूंगी। और भी बहुत सारे हैं, इसकी बात नहीं है, लेकिन ग्रामरली आपको बहुत अच्छे से बता देता है कि कहाँ आपकी मिस्टेक है। इवन दो एड्स भी आ रहे होते हैं, अक्सर यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रहे हो तो ग्रामरली के ही हमारे पास एड्स आ रहे होते हैं, कि वो आपको हेल्प करता है और वो वाकई हेल्प करता है आपको। उसके बाद द मेन स्टेप पब्लिशिंग। एडिटिंग। एडिटिंग अगर आपको मेक श्योर है तो देन यू कैन पब्लिश इट। और पब्लिश करते हुए हमें ये भी नहीं मेक श्योर होता कि अब हम ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको बताया कि कोई भी आर्टिकल आप पब्लिश करने के लिए देते हैं तो वो आपको आपका लिखा वैसे पब्लिश नहीं करते हैं, वो उसको प्रूफ रीड करते हैं। उनके पास भी इसी तरह कंटेंट राइटर मौजूद होते हैं।
वो उसको प्रूफ रीड करते हैं, आपकी गलतियां निकालेंगे, अगर बहुत होगा तो आपको दोबारा कहेंगे कि ये पब्लिश नहीं हो सकता। उर्दू में या इंग्लिश में जैसे भी है, उर्दू में भी बहुत सारे कवायद की और ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, उर्दू के भी ग्रामर होती है। पब्लिशिंग से पहले आपको बहुत सारा ना वो बिल्कुल आपको डाउट में रखेगा कि ठीक है कि नहीं, या पता नहीं ठीक है, बस कर देते हैं। बट एक बार आपने अगर पहले वाले 4 स्टेप्स कर लिए तो देन लेट इट गो, फिर उसको पब्लिश करने के लिए दे दें। यहाँ से अपने ऊपर हौसला बढ़ता है। पहले स्टेप में वो पहले स्लाइड में पढ़ा था ना, इट शार्पन्स योर माइंड, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, यही पहला स्टेप है कंटेंट राइटिंग का। फिर मैंने यहाँ एक पिक्चर भी शेयर की हुई है प्री राइटिंग। अच्छा, क्या कभी कभी हमारे पास 6 स्टेप्स भी बोले जाते हैं, कभी कभी जो है वो 5 स्टेप्स भी बोले जाते हैं, कभी कभी 8 स्टेप्स भी बोले जाते हैं। मेनली 4 होते हैं, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग। अब उसमें आगे पब्लिशिंग जो लास्ट स्टेप है करना चाहें, या आप उसको अपलोड करना चाहें, या आप किसी को देना चाहें, जैसे मेरी अगर कोई राइटिंग है तो मैंने उसको एक पूरा पीडीएफ या डॉक्यूमेंट बना के अपनी टीचर को शेयर कर दिया, वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे अगर स्लाइड शेयर करना चाहें तो वो उनकी मर्जी। दैट इज ऑल्सो कंटेंट राइटिंग। थीसिस करते हैं तो ये काफी हेल्प होती है इसकी। अब ओके, सिग्निफिकेंस को मैं इतनी डिटेल से इस वजह से नहीं बताऊंगी कि अभी तक जितना भी हमने डिटेल किया तो उसमें सारा सिग्निफिकेंस बताती रही हूँ। आप इन पॉइंट्स को पढ़ें, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। यहाँ पर एक पॉइंट है, इट बूस्ट SEO। व्हाट इज मेंट बाय इट? SEO क्या है, किसी को पता है? मैम जितनी भी सर्च इंजन मार्केट ऑप्टिमाइजेशन। Again? मैडम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। तो होता क्या है? मैम लाइक गूगल है, वहाँ पे हम जो चीज़ सर्च करते हैं उसके रेलिवेंट जितना भी कंटेंट वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे या उस सर्च इंजन पे लिखा हुआ होता है वो सारा SEO होता है। वो SEO राइटर होते हैं, वो लिखते हैं कंटेंट। लाइक हम शूज़ के बारे में सर्च करें तो उस शूज़ का कलर, क्वालिटी, वो जितना भी उससे रिलेटेड कंटेंट होगा वो SEO का होता है। यही, where you can search, where the viewer or readers can search your content. अगेन वर्ड सिर्फ गूगल ही नहीं और बहुत सारे होते हैं। दैट इज SEO। अब SEO का इम्पोर्टेंट पार्ट आगे हमारे इसके SEO की कुछ पॉइंट्स की, इनमें से कुछ पॉइंट्स की मैंने डिटेल भी शेयर की है कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास SEO में बहुत इंटीग्रल इम्पोर्टेंट पार्ट है। और वहाँ पे आपकी कंटेंट राइटिंग जब अपलोड होती है देन कस्टमर और ब्रांड और कंपनी बहुत सारे आपको रेफर भी करते हैं। और अगर किसी कस्टमर ने आपकी राइटिंग्स को पढ़ा है और वो इम्प्रेस है आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी फॉर्मेटिंग से, आपकी टोन से, आपकी स्टाइल से, तो देन ऑब्वियसली वो आपकी तरफ मूव करेगा। वो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस देगा, कि प्रेफर करेगा कि ये चीज़ें लेनी है। इसकी एक सादा सी मिसाल सर्च इंजन की ये है, जैसे मैंने इनको मैं अपना बताया कि आई एम अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट, हमारा माइक्रोब से काम होता है। तो एक वेबसाइट है माइक्रोब नोट्स की, उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, उनके राइटर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और वो न्यूली अपडेटेशन शेयर करते रहते हैं। तो जब भी मुझे कोई असाइनमेंट मिलती है या कुछ भी मिलता है, मैं सिर्फ माइक्रोब नोट्स को सर्च करती हूँ और उनका कंटेंट लिखती हूँ। ये है आपकी कंटेंट राइटिंग के कस्टमर आपको कैसे प्रेफर करता है, आपका व्यूअर, आपका रीडर आपको कैसे प्रेफर करता है। शॉर्ट स्टोरीज कितने मजे मजे की गूगल पे आ रही होती हैं और हम बताते हैं कि इसकी पढ़ें, इसकी पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपका कंटेंट, आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल, आपकी टोन, आपकी लैंग्वेज, आपकी ग्रामर अच्छी होती है, आपके कीवर्ड्स अच्छे होते हैं, और ये सब कुछ रीडिंग से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। दैट इज सर्च इंजन, जहाँ आप अपलोड करते हैं अपना सारा कुछ। उसके बाद एक हेल्प टू रीच न्यू ऑडियंसेस। आपको न्यू जो पीपल हैं वो अप्रोच करते हैं। वहाँ पर साइट पर अक्सर मैसेज का ऑप्शन आ रहा होता है जब भी कोई नया लिंक आप या वेबसाइट ओपन करते हैं। तो इसी तरह आपको अपनी ऑडियंस से रीच करने का, अपनी ऑडियंस से बात करने का मौका मिलता है। फाइन।
यस मैम। ओके, एसेंशियल फॉर एसईओ, कंटेंट राइटिंग का मेन इम्पोर्टेंस जो है वो एसईओ में भी मैंने डिस्कस की कि वो उसकी डिजिटल मार्केटिंग, उसकी मार्केटिंग में काम करती है। ये जब हम एसईओ की इस टाइप को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग यहाँ पर कैसे हेल्प करती है। यूट्यूब पे बेतहाशा लेक्चर्स मिल रहे होंगे। आपके ब्रांड को, आपकी कंपनी को वो लोग कैसे प्रेफर करते हैं। अर्न लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट्स। अच्छा, ये अभी जैसे मैंने एक आपको माइक्रोसॉफ्ट नोट्स की एग्जांपल दी, ये इसी में आएगा कि कोई भी एक इंफॉर्मेटिव और एक क्वालिटी बेस्ड कंटेंट है, वो किसी भी मेन टॉपिक से, प्रोडक्ट से, अपनी कंपनी से, अपने किसी ब्रांड से, किसी भी चीज़ से रिलेट कर रहा है और आपके जो व्यूअर्स, आपके कस्टमर्स हैं, अगर कोई उसकी वेबसाइट पे मेनली वहीं से अपनी चीज़ें बोरो या खरीदता है तो वो दूसरों को भी बताएगा कि मैं यहाँ से चीज़ें ले रहा हूँ। और अगर हम अपनी स्टूडेंट्स की बात करें तो कोई भी कंटेंट अगर हमने किसी वेबसाइट से उठाया तो रेफरेंस में हम उसको शेयर करते हैं, वही रेफरेंस आगे से टीचर्स ओपन करते हैं। टीचर्स की भी अपनी सेमिनार्स होते हैं ना, वो वहां पर उन रेफरेंस को यूज करते हैं। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। पीपल उसको मेंशन, सारे सब रीडर्स उसको मेंशनिंग करते हैं कि ये लिंक बहुत इंफॉर्मेटिव है, जहाँ पर इनके कंटेंट, इनकी राइटिंग, इनका स्टाइल बहुत अच्छा है। बेसिकली आप अपने व्यूअर्स को, आप अपने थॉट्स बताते हैं कि वो समझ सकें। आप उनके क्वेश्चंस का, उनके जहन में वो क्वेश्चन होता है और आपका, आपके पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स और आपकी कोई भी जो कंटेंट है किसी भी फॉर्म में, वो उसको पढ़ के उनका आंसर उसको उन्हें मिल जाता है। दैट इज द मेन थिंग, ये मैटर करती है। जब आप कंटेंट राइटिंग करेंगे या सीख जाएंगे तो फिर आपको इससे ये भी फायदा है। अदर जनरेशन टूल, व्हाट इज जनरेशन टूल? अगेन अभी मैंने ऑडियंस की बात की, इसमें ऑडियंस को इम्प्रेस करना, ऑडियंस को अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, ये सब। रिसर्च स्किल्स, ये हमारी रिसर्च स्किल्स को भी प्रमोट करता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो उनको ये बात पता होगी कि वो कोई भी चीज़ अब अपनी थीसिस में, हमारे पास एक एमए इंग्लिश भी स्टूडेंट थे, अभी मुझे उनका नाम नहीं आता, अगर उन्होंने कोई ऐसा सेमिनार या कोई ऐसी वर्कशॉप की हुई है तो उनको उनको ये बात बेहतर पता होगी कि हमने कोई चीज़ अगर सर्च करना और रिसर्च, डिफरेंस है। आपकी रिसर्चिंग में आपकी मेनली जो डिग्री को ले लें तो वहाँ बहुत काम आती है, मार्केटिंग और वो बहुत दूर की बात है। ये एक मेन फायदा है इसका। आपको रिसर्च में पता चल जाता है कि कौन सा लिंक, कौन सा राइटर या कौन सा कंटेंट या किस तरह का कंटेंट आपको चाहिए और आगे वही आप जो है वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एक लाइन है नीचे, द राइटर्स मस्ट आल्सो बी अवेयर ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज टू प्रोड्यूस रेलेवेंट कंटेंट। रेलेवेंट कंटेंट ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद एक नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है, सॉरी रह गया है, टाइम मैनेजमेंट। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, कौन सी डेडलाइन पे अपना कैसे कंटेंट अपलोड करना है, पब्लिश करना है, अपना वेब पे सब कुछ एसईओ करना है, जो भी करना है वो कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, ये सब आपको कंटेंट राइटिंग सिखाती है। ये मैं नहीं सिखाऊंगी, कंटेंट राइटिंग सिखाएगी। कंटेंट राइटिंग कैसे करेंगे? खुद से लिख कर, रीडिंग करके, अपने ग्रामर को ठीक करके। जरूरी नहीं है कि आप अगर किसी से बात करें अपनी ऑडियंस से तो आप लगातार इंग्लिश में करें, बिल्कुल भी नहीं। आप टीचिंग के लिए करें तो आप लगातार इंग्लिश में करें, नहीं, बट आपको मेन बेसिक्स पता होनी चाहिए। उसके बाद है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल राइटर के लिए टेक्निकल स्किल्स का पता होना बहुत लाजमी है।
यहाँ पर लाइन लिखी हुई है, may require a writer to have basic SEO and algorithm knowledge। सब चीजें रीडिंग से आएंगी, ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं आएगा पढ़ने से। ये स्लाइड भी प्रोवाइड कर दूं तो इसमें भी कुछ इतनी खास वर्डिंग नहीं लिखी हुई है, जो आप खुद सर्च करने से करेंगे। एक मैसेज है, मैम आपकी असाइनमेंट टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगी। जी जी बिल्कुल। असाइनमेंट जहाँ आपकी, अगर आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप मुझे अपना रीजन बता रहे हैं तो दैट्स ओके, वो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी किसी ना किसी तरह। किसी का इलेक्ट्रिसिटी इशू था, जैसे आज मेरा था, हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुआ, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज। लेकिन असाइनमेंट के मामले में मैं कोई आपसे ना कोई कंसेशन नहीं है, टाइमली उनको दूंगी और टाइमली ही आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है? क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और जो एडिट किए उनको पता होगा कि आगे क्लासेस स्टार्ट होने लगी, थोड़ी हेक्टिक रूटीन हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इन स्लाइड से और आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। दो यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बार बार मीटिंग बंद हो रही थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कुछ सीखा कि नहीं? यस मैम, बहुत कोई नया सामने है। नहीं सीखा? सीखा है मैम, बहुत सारी नई चीजें सामने आई। चीजें क्लियर हुई कुछ? यस मैम। बच्चों को नींद आ रही है, खैर कोई बात नहीं, मैं भी सुबह पूछूँ। अच्छा, टाइमिंग का प्रॉब्लम है। टाइमिंग मैं यहाँ पे जो अभी तक 13 या 12 बच्चे हैं, मैं इनसे शेयर करना चाहूँगी कि सैटरडे की टाइमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग और दुनियावी कोर्सेज के अलावा मेरा अपना भी और काम है, तो उसके लिए मैं 1 से 6 बिल्कुल फ्री नहीं होती। या सैटरडे को आप कह लें कि 4 से 6 फ्री नहीं होती है, 7 बजे तक, तो उससे पहले और उसके बाद फ्री रख लें। जी, वीक में क्लास 2 दफ़ा होगी, सैटरडे संडे को। टाइमिंग इस हिसाब से होंगी कि किसी के इलेक्ट्रिसिटी का मसला भी ना हो और मेरा भी मसला ना हो, कि मैंने भी तो लेनी है, मैं भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, कोई बात नहीं। अब मुझे बताएं कि संडे को 12 बजे ठीक है, सैटरडे संडे 12 से 1? यस मैम, ठीक है, 12 बजे सही है। यस मैम। यहाँ पर जो 13 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे चैट में ही रिप्लाई कर दें, ताकि फिर मैं उनको ग्रुप में मैं शेयर कर दूँ ना कि हम 12 से 1 करें कि नहीं। किसी का प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी का या कुछ भी तो मुझे बता दें। चलो जी मैम, इस टाइम भी मेरा लेक्चर होता है। कौन सा लेक्चर होता है आपका? ओके, चलो, आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपको असाइनमेंट्स मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, आज के लिए छोटी सी ही है। आगे जो टाइप्स होंगी उनमें फिर आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा ताकि आप सीखें इससे। तो लेट्स एंड द मीटिंग।